नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। तो कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादों को राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता। वोट बैंक के लिए वो राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन नवाबों, बादशाहों, सुल्तानों के खिलाफ उनमें एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत काम किया है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारतीय न्याय संहिता। ये कांग्रेस वाले मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहे थे, वो इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। वो तिरंगा झंडा फहरा करके तो आजादी की बात करते थे, लेकिन हर कानून व्यवस्था में मन से अंग्रेजी की गुलामी को जी रहे थे। गुलामी के कालखंड से प्रेरित इतना पुराना आजादी के पहले का कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हटाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटा दिया। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने देश के नागरिक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद से खबर है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया है और राहुल गांधी लगातार झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं, ऐसा अमित शाह के द्वारा आरोप भी लगाया गया। तो गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। अगर भाजपा की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़ों और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आंबेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, अब उनके इस्तीफे के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने ये जवाब दिया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस का कार्यकर्ता होकर उनमें अरविंद सिंह लवली का एक व्यक्तिगत पीड़ा है। उनकी पीड़ा है कि दिल्ली में हम अपनी पुरानी साख को लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना कांटों का ताज है। इसके बावजूद पिछले 6 से 8 महीने में उन्होंने मेहनत करके पार्टी खड़ी की। सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जागृत हो रही है और हमें 3 या फिर 2 सीटें मिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर हम कांग्रेस के सभी लोगों की सहमति के साथ लोगों को सीट दे दें तो आगे गाड़ी बेहतर चलेगी। से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। सर, उन्होंने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी। वो चाहते थे कि उनके सहयोगी लड़े जो वरिष्ठ हैं, वर्षों से काम करते आए हैं ग्राउंड पर, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और बाहरी कैंडिडेट तो आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। नहीं, वो मेरी तरफ वो किस तरह, वो देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले चांदनी चौक के लिए एक प्रेफरेंस दिया था। बाकी वो तो पार्टी जो निर्णय लेती है। मेरे ख्याल से उनका एक पीड़ा और जो एक अंदर की है कि जिस तरीके से, देखिए दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में उन्होंने मेहनत करके खड़ी की। हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा, ईस्ट दिल्ली में, उसके बाद इंडिया अलायंस का, उसमें अच्छी खासी भीड़ कांग्रेसियों की आई। तो एक सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है, और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी बेहतर रूप से चलेगी। चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग या लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे। से उनके मन में बहुत पीड़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के बयानों का भी जवाब दिया है। दिग्विजय सिंह की बातों की जमकर उन्होंने निंदा की है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह अमित शाह के बारे में हल्की बात की, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो माफ़ी मांगेंगे। दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या क्या नहीं कहा, लेकिन अब उनके साथ हैं। राम मंदिर के मामले में उन्होंने और उनकी पार्टी ने कितने अड़ंगे डाले। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का ना तो निमंत्रण स्वीकारा और ना ही आज तक दर्शन किए। कब तक हिंदुओं को मूर्ख बनाएंगे, जनता सब जानती है। दिग्विजय सिंह जी ने जिस ढंग से अमित शाह जी के बारे में हल्की बात कही, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिग्विजय सिंह जी माफ़ी मांगेंगे। अमित शाह जी ने जो बात रखी वो डंके की चोट रखी। दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों में अरविंद केजरीवाल की बुराई करते रहे और जिस ढंग से वो बात रखते थे केजरीवाल के बारे में, मैं कुछ डेट भी बता सकता हूँ। 20 अक्टूबर 2012 यही दिग्विजय सिंह जी, इन्हीं ने कहा था कि मुझे अरविंद केजरीवाल में हिटलर की झलक आती है। 13 जून 2015 दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को उन्होंने कहा था कि नौटंकी का मास्टर है। आपने क्या क्या नहीं बोला दिग्विजय सिंह जी अरविंद केजरीवाल को लेकर के, लेकिन अब आपका काम पड़ रहा तो आप आपकी एक बड़ी नेता से समर्थन ले रहे हो लोकसभा राजगढ़ में। चाचौड़ा की प्रत्याशी रही वो आपकी और वो आपका समर्थन कर रही है। आपको अब शर्म नहीं आ रही? तो झूठ कौन बोल रहा है जनता के बीच? आपने अयोध्या के मामले को लेकर के क्या क्या नहीं कहा है। आपने पाकिस्तान के आतंकवादियों को जी कहा है जिनने देशद्रोही का रोल अदा किया। आपको सबसे ज्यादा 1992 में हुई घटना में आपने कहा था कि ये मंदिर का सवाल नहीं है, इनने ढांचा तोड़ा, इसका दुख हुआ था। तो आप तो इस बात को लेकर के भारत से माफी मांगे, मध्य प्रदेश से माफी मांगे कि राम मंदिर के मामले में आपने और आपकी पार्टी ने कितने अड़ंगे लगाए। और अब आप कहते हो कि मैंने चंदा दिया, चंदा देना अलग बात है, आपका चंदा ले जाओ वापस, चंदे की जरूरत नहीं है।
लेकिन आपने भगवान राम के मंदिर में न तो निमंत्रण को स्वीकार करने में कोई अपनी पार्टी में भूमिका अदा की, न ही राम मंदिर को लेकर के आपने आज तक वहां जाकर दर्शन करके अपनी श्रद्धा दिखाई। तो कब तक हिंदुओं को मूर्ख बनाओगे? जनता सब देखती है, जनता सब जानती। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी इन सारी बातों को लेकर के जनता के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट करें। केवल चुनाव जीतने के लिए आप अच्छी बात करोगे और अब ऐसा लग रहा है कि सारे विषय जैसे खत्म हो गए। चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता, चुनाव अपने विचार की स्पष्टता से जीता जाता है, आपकी पार्टी की नीति से जीता जाता है और आपके अपने कार्य व्यवहार से। और आप जिनने 10 साल में एक खिताब पाया बंटाढार सरकार का, जनता भूली नहीं है उन सारी बातों को। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता इसका। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने अपने वायरल वीडियो वाले बयान पर अब एक और बयान दिया है। उन्होंने अपने वायरल वीडियो पर चुप्पी तोड़ी है। वीडियो 1 साल पुराना है और भाषण आधा है। उन्होंने कहा है, पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आरक्षण हटाने को लेकर अपने वायरल वीडियो पर कहा है कि ये वीडियो 1 साल पुराना है और भाषण आधा है। अब कांग्रेस के मैनेजर इस पर ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि राहुल गांधी ने भी इस बारे में कुछ कहा या लिखा है, वो इसे प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ रहे हैं। मेरा ये भाषण 1 साल पुराना है जो 24 सितंबर 2023 को दिया गया था, जब मैं कांग्रेस के साथ था और आज मैं पीएम मोदी के साथ हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश करना, षड्यंत्र करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और पिछले 25 सालों से नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना, उनका कैरेक्टर एसोसिएशन करना, झूठे फर्जी बयानों से उनको जोड़ना, ये कांग्रेस का पुराना शौक है और ये वो लगातार करते आ रहे हैं। जिस वीडियो की बात आप कर रही हैं, वो वीडियो 1 साल पहले का है और वो आधा अधूरा भाषण मेरा, और उसको कांग्रेस के तमाम मैनेजर उसको ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हर हद तो हो गई, राहुल गांधी जी ने भी उसके विषय में कुछ कहा है या कहीं लिखा है, मुझे किसी ने बताया। जबकि सच बात यह है कि मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात तो 1 फरवरी 2024 को हुई और जब ये मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।